नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। सड़क, रेल समेत हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बड़ी संख्या में फ्लाइटें रद्द हो गई हैं, ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली आने वाली 8 फ्लाइटें डाइवर्ट हुई हैं। 300 से ज़्यादा उड़ानें 4 घंटे तक लेट हैं, तो 90 से ज़्यादा ट्रेनें दिल्ली देर से पहुंची हैं। तो उत्तर भारत में कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। घने कोहरे और गिरते तापमान के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हालात सबसे ज़्यादा खराब नजर आए। यहाँ 128 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और दिल्ली आने वाली 8 उड़ानों को लखनऊ और अहमदाबाद की ओर डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा 300 से ज़्यादा फ्लाइटें करीब 4 घंटे तक देरी से संचालित हुई। देहरादून एयरपोर्ट पर भी ठंड और कोहरे के कारण 8 उड़ानें लेट पहुंची, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेल सेवाओं पर भी मौसम का भारी असर देखने को मिला है। 90 से ज़्यादा ट्रेनें दिल्ली देरी से पहुंची हैं, जिनमें कुछ ट्रेनें 2 घंटे से लेकर 15 घंटे तक लेट रहीं। वहीं दिल्ली से रवाना होने वाली कई ट्रेनें भी तय समय से काफ़ी देर से चलीं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिले घने कोहरे की चपेट में रहेंगे, जबकि 55 जिलों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में भी ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। लगातार गिरते तापमान और खराब मौसम के चलते आने वाले दिनों में भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में नजर आ रहा है। वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। सड़क, रेल समेत हवाई सेवा भी खासा प्रभावित हुई है। तो गाड़ियों की रफ्तार थमती हुई सी नजर आ रही है। वहीं कई उड़ानों को रद्द किया गया है। कई फ्लाइट्स देरी से एयरपोर्ट पर पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ट्रेनें भी लेट हुई हैं और कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कई का समय बदलना पड़ा है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या स्थिति बताई जा रही है? लगातार कोहरे का जो दंश है वो पूरा उत्तर भारत इस वक्त झेलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, जिसके चलते आवागमन खासा प्रभावित हुआ है। क्या स्थिति है? बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोहरे ने अपनी चपेट में ले रखा है। आज कोहरा ज्यादा नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। कहा जा सकता है कि सुन ठंड है। जिस तरीके से सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को सड़कों पर कुछ मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है। साहिल, आपको बता दूं, इसी वजह से ट्रेन काफी लेट चल रही है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है और ठंड में इंतजार करने पर मजबूर हो गए। 110 ट्रेनें और 224 फ्लाइट देरी से चल रही हैं। जी साहिल। बिल्कुल अरबाज, और क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि प्रदूषण की मार तो दिल्ली एनसीआर पहले से ही झेल रहा था, लेकिन अब कोहरे की वजह से और ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। खासकर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं सुन पा रहा हूँ अरबाज, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? अरबाज, सुन पा रहे हैं आप? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। तो अरबाज से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो बता दें कि पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ गंभीर हैं और यही वजह है कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 90 से अधिक ट्रेनें देरी से पहुँच रही हैं। अरबाज, हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अरबाज, मेरी आवाज़ मिल रही है अब आपको? अरबाज, सुन पा रहे हैं आप? जी जी। अरबाज, सवाल यही है कि लगातार जिस तरीके से स्थितियां काफ़ी गंभीर नज़र आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, पहले से ही प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर झेल रहा था और अब कोहरे ने भी और ज़्यादा स्थितियों को गंभीर बना दिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो रही है और खासकर जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अरबाज, सुन पा रहे हैं आप? साहिल, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो। चलिए, अरबाज से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हैं। 90 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से पहुँच रही हैं। कोहरे और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत इस वक्त नज़र आ रहा है। सड़क, रेल समेत हवाई सेवा भी खासा प्रभावित हुई है। कई फ्लाइट्स का टाइम चेंज किया गया है, कई उड़ानों को रद्द किया गया है, कई ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं, कई ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं।
और 300 से ज़्यादा उड़ानें 4 घंटे की देरी से पहुंची हैं। 90 से ज़्यादा ट्रेन दिल्ली देरी से पहुंची हैं। कोहरे और ठंड की चपेट में इस वक्त पूरा उत्तर भारत नज़र आ रहा है। तो अरबाज हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अरबाज, मेरी आवाज़ अब आपको पहुंच पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है सर। अरबाज, सवाल यही है कि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन प्रदूषण की मार झेलते हुए दिल्ली में अब जब कोहरा पड़ने लगा है तो विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। ऐसे में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है वो एक आम आदमी को करना पड़ा, जो रोज अपनी जिंदगी का जो हिस्सा है वो रोजाना एक कमाई में निकालता है, दिन भर जाता है कमाई करने, शाम को आता है। लेकिन वो अब सबसे ज्यादा बीमार हो चुके हैं। वो लोग सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण ने ऐसे मार रखी है लोगों को। एक आम जिंदगी पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना एक आम आदमी को करना पड़ रहा है। वहीं बात की जाए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो जुर्माने लगातार नजर आ रहा है। और देखा जाए, सबसे पहले की बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 1-2 दिन ऐसे ही मौसम रहेगा और लगातार जनवरी के 2 या 3 तारीख में बारिश होने की संभावना है। जी बिल्कुल अरबाज, लेकिन फिलहाल मौसम में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड में ठिठुरते हुए लोग अपने काम पर जा रहे हैं। स्थितियां काफी गंभीर हैं और एक तरफ प्रदूषण तो दूसरी तरफ कोहरे की मार लोगों को और ज्यादा परेशान यहाँ पर कर रही है। फ्लाइट्स की बात करें तो कई फ्लाइट्स को डिले किया गया है। 300 से ज़्यादा उड़ानें जो हैं वो 4 घंटे की देरी से चल रही हैं। 90 से ज़्यादा ट्रेनें दिल्ली देरी से पहुंच रही हैं और कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। सड़क मार्ग की बात करें तो वहां पर विजिबिलिटी इतनी कम है कि गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही, जैसे कि मैंने कहा 110 ट्रेनें और 224 फ्लाइट देरी से चल रही हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि आप यात्रा से पहले एक बार फ्लाइट स्टेटस चेक करें और समय पे ही फ्लाइट, जो आपकी फ्लाइट हो समय से लेकर जब भी वहां पर पहुंचे। क्योंकि एयरपोर्ट की बात की जाए या रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो लगातार जो यात्री है उनकी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानी का सामना एक आम आदमी को करना पड़ा है, क्योंकि प्रदूषण की मार तो लग ही रही थी कई महीनों से, लेकिन अब ठंड का और कोहरे की वजह से ट्रिपल अटैक होने को जा रहा है। जी साहिब, बिल्कुल, और स्थितियां अभी भी जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। प्रदूषण को लेकर मौसम विभाग की तरफ से भी फिलहाल किसी तरह की राहत मिलने की कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। सांस लेने में सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को सामने आ रही है, क्योंकि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए, क्योंकि लोगों से भी यही कहा जा रहा है कि जितना हो सके वो कम से कम ही अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये जहरीली हवा स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर कोई हल्की फुल्की धूप निकल जाती है और लोग सोचते हैं कि चलो धूप में बैठ के थोड़ा ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन एक तरीके से जद्दोजहद करना है अपने स्वास्थ्य को लेकर और भी ज्यादा हानिकारक बनाना। कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना आम आदमी को, मैं हर बार कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना एक आम आदमी को करना पड़ रहा है। जो वो कमा रहा है वो सिर्फ हॉस्पिटलों में दे रहा है पैसा। कहीं ना कहीं जिला अस्पताल की बात की जाए, बच्चों के पीजीआई की बात की जाए तो लगातार वहां पर मरीजों की संख्या 1500 से 2000, 2000 से 2500 लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा इसमें मरीज है उनको जिनको सांस की प्रॉब्लम है और सिर्फ प्रदूषण की वजह से हुई है। अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसी वजह से जो है जो अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो मरीजों की संख्या, सांस लेने वाले को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जी साहिब, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पहले प्रदूषण की मार और उसके बाद अब कोहरे का प्रकोप लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगली बड़ी खबर, दिल्ली से पायलट वीरेंद्र सेजवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्हें बेल मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था, थाने से उन्हें बेल मिल गई। एफआईआर में जमानती सेक्शन होने के चलते ये बेल मिली है। यात्री अमित दीवान के साथ मारपीट का आरोप उन पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यात्री अमित दीवान के साथ मारपीट के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो पायलट वीरेंद्र सेजवाल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उन्हें बेल मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था, उसके बाद उन्हें ये बेल मिल गई। एफआईआर में जमानती सेक्शन होने के चलते ये बेल मिली है।
उधर मेरठ में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी अपराधी प्रिंस घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी व्यापारी से लूट की वारदात में वांछित था और लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मुठभेड़ भावनपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर हुई, जहां बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में वो घायल हो गया। तो घायल बदमाश को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 29,000 रुपये नगद, एक चोरी की बाइक और अन्य आपराधिक सामग्री बरामद की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे लूट की अन्य वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। थाना भावनपुर क्षेत्र में जब संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग लगाई गई थी, तभी एक व्यक्ति द्वारा बिना नंबर की प्लेट द्वारा इस चेकिंग बैरियर को तोड़ने का प्रयास किया गया। जब इस व्यक्ति को पुलिस टीम ने रोकने का पुनः प्रयास किया, तब इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया, जिसमें आत्मरक्षार्थ भी पुलिस टीम ने इस व्यक्ति पर फायर खोला, जिसमें इस व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी है। इसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम प्रिंस बताया, जो कि भट्टीपुरा का रहने वाला है, और ये 321/25 जो कि लूट का मुकदमा है थाना परीक्षितगढ़ में कस्बा में 18 नवंबर को ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें ये वांछित भी चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी है। मौके से इसके पास से बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद हुई है, वह 29,000 रुपये बरामद हुए हैं और जानकारी करने पर पता चला है कि इसके ऊपर पूर्व से 6 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें प्रिंस को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई। थाना भावनपुर क्षेत्र में जब संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग लगाई गई थी। उधर बुलंदशहर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अवैध हथियार के साथ डांस करते हुए अपनी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की। तो आपको बता दें, युवक के पास एक कट्टा नजर आ रहा है, जबकि बेड पर कारतूस और हथियार रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक हथियार लहराते हुए और कपड़े उतार कर डांस कर रहा था, जिससे इलाके में ये वीडियो चर्चा का विषय बन गई। तो जानकारी के अनुसार ये युवक खुर्जा कोतवाली क्षेत्र का निवासी है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और ये पता लगाया जा रहा है कि युवक के पास हथियार कहां से आए और इस हरकत के पीछे उसका मकसद क्या था। मामले में कानूनी कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। गाजियाबाद से बड़ी खबर, 10 साल के मासूम का कंकाल बरामद हुआ है। 2 महीने से 10 वर्षीय बच्चा लापता था। घर से नाराज होकर ये बच्चा निकला था। खेतों के पास बने गड्ढे में इस बच्चे का कंकाल मिला है। टी-शर्ट से बच्चे की कंकाल की पहचान हुई। कंकाल को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर में यह कंकाल बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 10 वर्षीय बच्चे का कंकाल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि घर से नाराज होकर यह बच्चा निकला था और खेतों के पास बने एक गड्ढे में इस बच्चे का कंकाल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि डीएनए टेस्ट के लिए कंकाल को भेज दिया गया है। मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर में ये कंकाल बरामद हुआ है। वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र स्थित अंकुर विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25,000 रुपए के इनामी 2 अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुहेल और शान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश पूर्व में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में वांछित थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाशों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सुहेल और शान के खिलाफ करीब 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और उनसे पूछताछ भी जारी है। वहीं मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र स्थित सिवाया इलाके में निर्माणाधीन रैपिड RRTS डिपो में हथियारों के बल पर बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश डिपो परिसर में घुसे और वहां तैनात सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर लाखों रुपए का कीमती सामान एक वाहन में लाद कर फरार हो गए। लूट की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसियों में भी चिंता का माहौल है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना की जानकारी देने के बावजूद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि सीओ और स्थानीय थानेदार की मिलीभगत के चलते लूट की गंभीर वारदात को चोरी के मामूली मामले में दर्ज किया गया। बताया गया कि पल्लवपुरम थाने में शिकायतकर्ताओं को घंटों तक दौड़ाया गया और करीब 12 घंटे बाद जाकर मामला दर्ज किया गया, वो भी लूट की जगह चोरी की धाराओं में। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। उधर मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के हिंडन नदी के पास पुलिस और गौकशी के आरोपी एहसान के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें
एहसान गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई फायरिंग के दौरान वो घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एहसान को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। घायल अवस्था में आरोपी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले के आगे की जांच में जुट गई है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि उससे जुड़े अन्य मामलों का भी खुलासा हो सके। उधर दिल्ली सोनीपत रोड पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे सड़क पर चल रही कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। अचानक हुई इस दुर्घटना से सड़क पर अफरा तफरी मच गई और कई यात्रियों को चोटें आने की खबर है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। फिलहाल दुर्घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं मेरठ जिले में पुलिस पर फायरिंग की सनसनीखेज घटना के बाद सरधना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग में शामिल आरोपी नाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में आरोपी नाजिम घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार नाजिम ने अपने फुफेरे भाइयों और एक दोस्त के साथ मिलकर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। सरधना थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कई कारतूस भी बरामद किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है। पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को थाना सरधना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर नाजिम पुत्र जब्बार को हिरासत में लिया गया। ये व्यक्ति 900/25 जो कि थाना सरधना में कस्बा क्षेत्र में फायरिंग की घटना में पंजीकृत किया गया था, इसमें वांछित चल रहा था। इसके द्वारा बताया गया कि जो तमंचा इसने फायरिंग में यूज़ किया था वह दौराला पुल से मड़ियाई के रास्ते पे इसने छुपा रखा है। पुलिस टीम ने इसकी निशानदेही पर तमंचे की बरामदगी के दौरान नाजिम द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोला गया। उसी तमंचे के द्वारा वह पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में इस पर फायर खोला, जिसमें इसके बाएं पैर पर गोली लगी है। वह इसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाजिम के पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की गई है। वह इसके ऊपर 9 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं पूर्व से ही। इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना सरधना पर की जा रही है। उधर ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है और ये मुठभेड़ ओमिक्रॉन 1 इलाके के पास हुई, जहां पुलिस ने 24 दिसंबर को हुई कार लूट की वारदात का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और लूटी गई कार बरामद की है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे इस लूट से जुड़े अन्य अपराधों और साथियों के बारे में भी अहम जानकारी मिलने की संभावना है। मामले की जाँच आगे जारी है। आज दिनांक 29 दिसंबर 2025 को थाना कासना पुलिस की 2 सातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें उनके पैर में गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में इनका नाम पता चला है। एक का नाम अमित उर्फ मुत्तू कसाई है, जो थाना सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। दूसरा का नाम शिलेंद्र है, जो हाथरस का रहने वाला है। पूछताछ में ये पता चला है कि ये जिस गाड़ी से भाग रहे थे वो गाड़ी वही है जो चीरसी थाना कासना से 23 दिसंबर को लूटी हुई थी। इनके पास से वो लूटी हुई कार तथा 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। आज दिनांक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की पॉश कॉलोनी स्थित वसुंधरा रेजिडेंसी के एक फ्लैट में अचानक एक के बाद एक 2 जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद पूरे फ्लैट में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ। धमाकों और आग की लपटों से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीमों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 50 वर्षीय अमित गौड़, 45 वर्षीय नितिन और 65 वर्षीय सुशीला देवी के झुलसने से दर्दनाक मौत हो चुकी थी। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को बचाने की कोशिश में आदित्य राणा नामक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि मृतक अमित गौड़ शामली जिले का निवासी था और मुजफ्फरनगर की वसुंधरा रेजिडेंसी में किराए के फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे। वो देवबंद तहसील में कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। स्थानीय निवासी अनुराग ने बताया कि शाम करीब 5 बजे अचानक तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो पास के मकान में आग लगी हुई थी। इमारत के तीनों हिस्सों में किराएदार रहते थे और आग दूसरे पोर्शन में लगी थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची।
एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि कंट्रोल रूम से आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया। अंदर जांच करने पर 3 शव बरामद हुए, जिन्हें अस्पताल और फिर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। एक अन्य व्यक्ति की झुलसने की भी पुष्टि हुई है। प्रारंभिक जांच में मौके से फटे हुए सिलेंडर मिले हैं और संभावना जताई जा रही है कि पहले आग लगी, फिर सिलेंडर फटने से स्थिति और गंभीर हो गई। घटनास्थल पर एक जलती हुई अंगीठी भी मिली है, जिससे आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और आग की वजह का भी खुलासा करने की कोशिश हो रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई भी लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। मैं अपने घर में था, मुझे अचानक ही धमाके की आवाज आई। मैं तुरंत ही घर से बाहर आया, देखा तो बराबर घर में आग लगी हुई थी बहुत ज्यादा। इसमें ये पता लगा है कि इसमें किराए के लोग रह रहे थे। इसमें तीन पोर्शन है, तीनों पे ही किराए के लोग रहते थे जी। और जैसी आग लगी बस तुरंत ही हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया और एम्बुलेंस आई मौके। अभी थोड़ी देर पहले कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना क्षेत्र नई मंडी के वसुंधरा रेजिडेंसी के फेज 3 में एक मकान के 2nd फ्लोर पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आग बुझाई गई और आग पे काबू पाया गया। जब अंदर जाके देखा तो इसमें 3 डेड बॉडीज मिली हैं, जिनको निकलवा कर अस्पताल भिजवाते हुए इसके बाद में मोर्चरी भिजवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और अन्य व्यक्ति के बचाने के दौरान झुलसे जाने की भी सूचना है। लोगों से बातचीत की जा रही है। फिलहाल मौके पर आग पर काबू पा लिया गया लगभग आधे घंटे पहले, और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। प्रथम दृष्टया यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि पहले इसमें आग लगी और उसके बाद में सिलेंडर फटने की भी आवाज आई है। मौके पे सिलेंडर फटे हुए भी पाए गए हैं। संभवतः इसमें 2 सिलेंडर फटे हैं। मौके पे एक अंगीठी भी पाई गई है, संभवतः वो अंगीठी जल रही थी, उसी की वजह से आग लगी है। लेकिन फिर भी डिटेल्स में पता करने के लिए जो फायर ब्रिगेड और जो पुलिस की टीम है उनके द्वारा इसमें गहनता से जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। मैं अपने घर में था। तो आग लगने का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गैस सिलेंडर धमाके से फ्लैट में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक युवक को भी गंभीर चोटें आई है। बताया जा रहा है कि युवक बचाव करने में जुटा हुआ था और उसी दौरान घायल हो गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।